नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ हैं शरद। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। और सबसे पहले बात असम के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को आज पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। कहा ये ट्रेन पर्यटन और सामाजिक आर्थिक विकास को करेगी समृद्ध। कई अन्य प्रोजेक्ट भी शुरू करेंगे पीएम। मणिपुर के कुछ हिस्सों में फिर भड़की हिंसा, 40 उग्रवादी ढेर, कई गिरफ्तार। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के निर्देश पर सुरक्षा बलों ने संदिग्ध उग्रवादियों के खिलाफ तेज किया अभियान। इसरो आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च करेगा नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01। 2232 किलो वजनी सैटेलाइट में पहले से अधिक उन्नत तकनीकों का किया गया है इस्तेमाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिन के नाइजीरिया यात्रा पर। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबुआ के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में आएगी मजबूती। रेसिप एर्दोगान लगातार तीसरी बार चुने गए तुर्की के राष्ट्रपति। दूसरे दौर की मतगणना में मिले 50% से ज्यादा वोट। विपक्षी उम्मीदवार केमल किलिचदारोग्लू ने चुनाव में धांधली का लगाया आरोप। समर्थकों से संघर्ष जारी रखने की अपील। और आईपीएल में आज रिजर्व डे पर होगा चैंपियन का फैसला। चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच कल मूसलाधार बारिश के कारण नहीं हो सका था मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगा। अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन क्षेत्र के लोगों को तेज गति के साथ आराम से यात्रा करने की सुविधा देगी। गुवाहाटी को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली ये ट्रेन दोनों स्थानों को जोड़ने वाली वर्तमान में चलने वाली सबसे तेज ट्रेन की तुलना में 1 घंटे की बचत करने में मदद करेगी। यानी वंदे भारत इस यात्रा को 5 घंटे 30 मिनट में तय करेगी, जबकि वर्तमान में ये सफर 6 घंटे 30 मिनट का है। इसे लेकर पीएम उत्साहित हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि ये अत्याधुनिक ट्रेन गति, आराम और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये पर्यटन को भी बढ़ावा देगा और सामाजिक आर्थिक विकास को समृद्ध करेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री 182 रूट किलोमीटर के नए विद्युतीकृत रेलखंडों को भी समर्पित करेंगे। इनसे ट्रेनों को तेज गति से चलाने और ट्रेनों की यात्रा अवधि में कमी लाने के साथ प्रदूषण मुक्त परिवहन की सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी। इनसे इलेक्ट्रिक लाइन पर चलने वाली ट्रेनें भी मेघालय में प्रवेश करने में सक्षम होंगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री असम के लुमडिंग में एक नवनिर्मित डेमू मेमू शेड का भी उद्घाटन करेंगे। ये नई सुविधा इस क्षेत्र में परिचालित डेमू रैक की देखरेख करने में सहायक होगी, जिससे बेहतर परिचालन क्षमता हासिल होगी। मणिपुर के कुछ इलाकों में फिर से हिंसा भड़क गई है। इस दौरान सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 40 उग्रवादी मारे गए हैं। कुछ उग्रवादियों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार भी किया। सुगनू विधानसभा क्षेत्र में कल हुई मुठभेड़ में 7 नागरिक और 2 पुलिसकर्मियों की भी मौत हुई है। पुलिस के मुताबिक क्षेत्र में तकरीबन 250 मकानों को आग के हवाले कर दिया गया। इन ताजा हालातों के बीच राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि सेना और अर्धसैन्य बलों समेत सुरक्षा बलों ने संदिग्ध उग्रवादियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। हिंसा से प्रभावित कई जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है। किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। इसरो आज एक बार फिर से इतिहास रचने को तैयार है।
इसरो के वैज्ञानिक नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 का आज सुबह 10:42 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से प्रक्षेपण करेंगे। कल सुबह 7:12 पर इसकी उल्टी गिनती शुरू हुई थी। लगभग 2232 किलो वजन का NSP-01 निगरानी उपग्रह तैनात करने के लिए भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण अभियान तैयार किया गया है। ये दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है जिसमें भारतीय अंतरिक्ष श्रृंखला की निगरानी की परिकल्पना की गई है। उपग्रहों की NVS श्रृंखला का उन्नत विशेषताओं वाला नेविगेटर सैटेलाइट सतत और अधिक सटीक निगरानी करेगा। नेविगेटर 2 प्रकार की सेवाएं, नागरिक उपयोग के लिए मानक पोजीशन सेवा और सामरिक उपयोग के लिए प्रतिबंधित सेवा प्रदान करेगा। इस अभियान के बाद भारत विश्व के 3 अन्य देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। इसे प्रक्षेपण के बाद लगभग 20 मिनट में भूस्थिर कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने बैठक के बाद ट्वीट में कहा कि उनकी बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ रचनात्मक बैठक हुई, जिसमें उन्होंने विकास में तेजी लाने और नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। और दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर हुई घटना के मामले में रविवार देर शाम FIR दर्ज की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के आयोजकों और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रदर्शन के आयोजकों पर IPC की धारा 147, 149, 186, 188, 332, 353, PDPP अधिनियम के धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि रविवार को संसद भवन के उद्घाटन के दौरान पहलवानों ने महिला महापंचायत का ऐलान किया था। रविवार को जब पहलवान मार्च निकाल रहे थे तो इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन स्थल से पहलवानों को हटा दिया था। और पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में मौसम अपना अलग ही रंग दिखा रहा है। गर्मी के महीनों में भी तमाम इलाकों में रुक रुक कर तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक कल रात दिल्ली NCR के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके कुछ घंटों बाद ही देर रात दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। दरअसल भारत के कुछ इलाकों में फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसके कारण मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश और आंधी तूफान की आशंका जताई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के नाइजीरिया दौरे पर राजधानी अबुजा पहुंच चुके हैं, जहां उनका स्वागत किया गया। राजनाथ सिंह आज अबुजा में नाइजीरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री ने अपने ट्वीट में भारत नाइजीरिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर विश्वास व्यक्त किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारतीय रक्षा उद्योग नाइजीरिया की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए नाइजीरियाई उद्योग के प्रतिनिधियों और सशस्त्र बलों के साथ भी चर्चा की जाएगी। राजनाथ सिंह अबुजा में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। अबुजा में भारतीय समुदाय के तकरीबन 50,000 सदस्य रहते हैं। कंबोडिया के नरेश नोरोदम सिहामोनी आज भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं। कंबोडिया नरेश नोरोदम सिहामोनी आज से 31 मई तक भारत की राजकीय यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि कंबोडिया नरेश के साथ 27 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल होगा, जिसमें शाही महल के मंत्री, विदेश मंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत और कंबोडिया के बीच राजनयिक रिश्ते स्थापित होने के 70 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों का नरेश की राजकीय यात्रा के दौरान समापन होगा। दोनों देशों के बीच 1952 में राजनयिक रिश्ते स्थापित हुए थे।
बयान में कहा गया कि सिहामोनी की आगामी यात्रा भारत और कंबोडिया के बीच सभ्य ताकत संबंधों को और मजबूत और गहरा करेगी। कंबोडिया के मौजूदा नरेश की भारत यात्रा करीब 6 दशक के बाद हो रही है। पिछली बार उनके पिता ने 1963 में भारत यात्रा की थी। कंबोडिया नरेश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री एस जयशंकर कंबोडिया नरेश से मुलाकात करेंगे। वे राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। तुर्की में निवर्तमान राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगान फिर से राष्ट्रपति चुन ले गए हैं। रविवार को चुनाव के दूसरे दौर में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कमाल कलचंद्रालू को करीब 4% मतों के साथ के अंतर से हरा दिया। देश के चुनाव बोर्ड की ओर से ऑनलाइन दी गई जानकारी के मुताबिक 99% मतपेटियों के मतों की गिनती के बाद एर्दोगान को 52.1%, जबकि कमाल को 47.9% वोट मिले। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए उम्मीदवार को 50% से अधिक मत पाना जरूरी है। कमाल 6 दलों के साझा उम्मीदवार थे। मतों की गिनती के बाद एर्दोगान ने इस्तांबुल में अपने घर के बाहर समर्थकों का अभिवादन किया और जीत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैं देश के सभी नागरिकों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अगले 5 साल के लिए मुझे फिर से सरकार की कमान सौंपी है। नतीजों की आधिकारिक घोषणा से पहले ही इस्तांबुल में एर्दोगान समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने तुर्की या सत्तारूढ़ पार्टी का झंडा लहराया और कारों के हॉर्न बजाकर खुशी जताई। 14 मई को चुनाव में एर्दोगान ने को 49.24% और कमाल को 45.07 और सिनन ओगान 5.28% वोट मिले थे। किसी उम्मीदवार को 50% से अधिक मत नहीं मिलने के कारण रन ऑफ दौर की जरूरत पड़ी। और चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच रविवार को खेले जाने वाला आईपीएल के 16वें सीजन का खिताबी मुकाबला बारिश के कारण नहीं हो सका। अब आईपीएल 2023 के चैंपियन का फैसला आज रिजर्व डे पर होगा। बीती रात लगातार बारिश के कारण टॉस भी नहीं हो सका। लगातार हो रही बारिश ने स्टेडियम को तालाब में तब्दील कर दिया और इसके बाद अंपायरों ने दोनों टीमों के कोच और कप्तान से बात कर आज मैच नहीं कराने का फैसला किया। और भारत के स्टार शटलर एच प्रणॉय ने चीन के वेंग होंगयिंग को हराकर मलेशिया मास्टर्स का खिताब जीत लिया है। दोनों खिलाड़ियों के बीच रोमांचक 1 घंटा 34 मिनट चला ये मैच और आखिरकार प्रणॉय ने इसे अपने नाम किया। प्रणॉय ने वेंग होंगयिंग को 21-19, 13-21, 21-18 से हराया। प्रणॉय के अलावा कोई और भारतीय किसी दूसरे इवेंट के फाइनल में जगह नहीं बना पाया था। इस टूर्नामेंट में प्रणॉय ने अपने सभी मैच तीसरे गेम में जाकर जीते हैं। पहले राउंड में प्रणॉय ने चीनी ताइपे के चो टिन चेन को हराया था, वहीं इसके अगले राउंड में चीन के ली शिंगफेंट को मात दी। क्वार्टर फाइनल में प्रणॉय ने जापानी खिलाड़ी क्वेंटा निशिमोटो को हराया था और सेमीफाइनल में उनके खिलाफ खेलने वाले क्रिश्चियन एडिनाटा रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। इस विशेष समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।